आज की इस वीडियो में हम ब्रेकर ब्लॉक प्लस यूनिकॉर्न मॉडल पर बात करने वाले हैं कि हम इसे हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप पर कैसे ट्रेड करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले ही वीडियो को लाइक लाजमी कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, कमेंट में जरूर बताना वीडियो कैसा लगा, वीडियो को स्किप ना करना क्योंकि आप तो जानते हो मेरी वीडियो स्टेप बाय स्टेप होती है। कोई भी पार्ट अगर आप स्किप करते हो तो आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा। नेक्स्ट वीडियो का टॉपिक भी सजेस्ट कर देना। आई एम योर फॉरेक्स मेंटोर। लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं ब्रेकर ब्लॉक क्या होता है, उसके बाद हम ये समझेंगे कि ये दिखता किस तरह से है, उसके बाद हम समझेंगे आईसीटी यूनिकॉर्न मॉडल क्या होता है, हम इसे कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, इसकी कितनी टाइप्स हैं और इसकी कोई बेहतरीन स्ट्रेटेजी ढूंढेंगे, कौन से टाइम फ्रेम पे बहुत अच्छे से ज्यादा वर्क करता है, किस पेयर पर हम इसे बहुत अच्छे से ट्रेड कर पाएंगे और साथ ही साथ मेरे इसके मामले में क्या थॉट्स हैं और इसे यूज करना चाहिए या नहीं, इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ। आईसीटी का ये जो यूनिकॉर्न मॉडल है ना, ये काफी ज्यादा सुपर्ब है, इसमें तो कोई शक नहीं है। बहुत अच्छा मॉडल है, मैं से पर्सनली खुद भी बहुत बार ट्रेड करता हूँ। बट इसमें क्या होता है कि आपके पास ना ज्यादा स्ट्रक्चर बनने के फिलहाल चांसेस नहीं रहते अगर आप इसमें फर्स्ट टाइम पे एंटर करते हो। आगे चल के समझाता हूँ क्या मैं कहना चाह रहा हूँ। नंबर 1 चीज पर हम पहले चलते हैं और समझते हैं व्हाट इज ब्रेकर ब्लॉक। ब्रेकर ब्लॉक क्या होता है? एन ऑर्डर ब्लॉक is an area on a chart where large institutions order are placed. When an order block is tested and the price does not reverse, the support area shift to resistance and vice versa. This is called a breaker block. ये कह रहा है कि एक ऑर्डर ब्लॉक जहाँ पर इंस्टीट्यूशन के बहुत सारे ऑर्डर लगे हुए हैं, जब मार्केट वहां पर पहुंच रहा है तो मार्केट उससे रिवर्स नहीं कर रहा। जैसे कि हमें पता है कि मार्केट ऑर्डर ब्लॉक पर जब पहुंचते तो उससे रिवर्स करता है, कह रहा है ये उसको रिवर्स नहीं कर रहा बल्कि मार्केट उसको तोड़ दे रहा है, ब्रेक कर दे रहा है उस ब्लॉक को। उस ऑर्डर ब्लॉक को मार्केट जब ब्रेक कर रहा है तो उसको शिफ्ट कर रहा है सपोर्ट एरिया से रेजिस्टेंस में। इसे ही हम ब्रेकर ब्लॉक कह रहे हैं। ब्रेकर ब्लॉक एक ऐसा ऑर्डर ब्लॉक जो कि ब्रेक हो चुका है और मार्केट उसी को ही दोबारा रेजिस्टेंस बना के अपने ट्रेड को फॉलो कर रहा है, उसे हम सिंपल ब्रेकर ब्लॉक कहते हैं। अब एक और चीज समझो कि मार्केट में ब्रेकर ब्लॉक दिखता किस तरह से है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मान के चलो मार्केट ना नीचे आ रहा था, नीचे आने के बाद मार्केट ने क्या किया, वापस ऊपर जाना शुरू कर दिया और फिर मार्केट नीचे आ गया। अगर आपको एल्गोरिथमिक ऑर्डर ब्लॉक के बारे में पहले से पता है ना, तो ये चीज आपके लिए बहुत ही ज्यादा आसान हो जाएगी। एल्गोरिथमिक ऑर्डर ब्लॉक किसे कहते हैं, पहले तो हम ये समझते हैं। एल्गोरिथमिक ऑर्डर ब्लॉक एक ऐसा ऑर्डर ब्लॉक होता है जिसे हम इस वजह से यूज करते हैं कि हम उसे मार्केट में ट्रेंड के दरमियान सपोर्ट के लिए यूज कर रहे होते हैं। जैसे मार्केट यहाँ पर बाई जा रहा था, बाई जाते जाते अब ये सारी बाई की कैंडल थे, बीच में मार्केट एक सेल कैंडल बना देता है और फिर बाई चला जाता है। मार्केट दोबारा वापस आएगा ना, वो इसी सेल कैंडल के ऊपर ना मार्केट सपोर्ट लेगा और फिर ऊपर जाएगा। सेम इसी तरह जब मार्केट नीचे आ रहा था ना, सेल कर रहा था, तो मार्केट वापस जब ऊपर गया ना, तो उसी को ही मार्केट ने दोबारा ये जो दो कैंडल बाई की बनाई है, जब मार्केट नीचे आने लगा तो ये भी सेल के टाइम फ्रेम पर सेल के ट्रेंड में एल्गोरिथमिक ऑर्डर ब्लॉक है, सेलिंग करने के लिए ही। मार्केट नीचे आ रहा था, दोबारा इधर गया, फिर मार्केट ने इसको ब्रेक किया, मार्केट को क्या चाहिए था, दोबारा इसको टैप करता और दोबारा नीचे आ जाता। बट मार्केट ने ऐसा नहीं किया, वो ऊपर गया जरूर है लेकिन उसने क्या किया, ऊपर जाते जाते ही इन दोनों ऑर्डर ब्लॉक से बजाय मार्केट यहाँ से रेजिस्टेंस लेके नीचे जाता, लेकिन उसने क्या किया, उसी को ही फेल करके यहाँ से मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट कर दिया। अब ये मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया आपके सामने, सिंपल। मार्केट नीचे आया, एक हाई क्रिएट किया। अब ये जो स्विंग लो था मार्केट ने इसको ब्रेक करने के बाद तो मार्केट को तो नीचे चला जाना चाहिए था, लेकिन मार्केट ने यहाँ से अपना स्ट्रक्चर ही शिफ्ट कर दिया। तो ये हमारा हो गया MSS, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। अब आपको पता है कि मार्केट जब दोबारा सेम इसी जगह पर टकराएगा तो ये जो 3 कैंडल्स होंगी ये एक ऑर्डर ब्लॉक होंगी, लेकिन जो ये वाली जो 2 बुलिश कैंडल्स है जिन्हें मार्केट ने यहाँ से नीचे जाते सपोर्ट के तौर पे यूज करना था, या कह लो आप रेजिस्टेंस के तौर पे यूज करना था सेल करने के लिए, मार्केट ने इन 2 ऑर्डर ब्लॉक्स जो कि एल्गोरिथमिक टाइप ऑर्डर ब्लॉक थे, वो इसी ऑर्डर ब्लॉक को दोबारा यहाँ से रेजिस्टेंस लेके नीचे जाना था। लेकिन जब मार्केट ने इन्हें ब्रेक कर दिया, फेल कर दिया, तो मार्केट में यही दोनों ऑर्डर ब्लॉक, अच्छा इसके अंदर क्या है, ये दोनों ऑर्डर ब्लॉक ना ब्रेकर ब्लॉक बन गए हैं। ऑर्डर ब्लॉक एक ही है, मतलब जितनी भी कंसेक्यूटिव कैंडल्स होंगी वो सारी के सारी ली जाएंगी। कुछ लोग क्या कहते हैं, विक टू विक भी लेते हैं, कुछ लोग बॉडी टू बॉडी भी लेते हैं। इनकी तादाद ऑलमोस्ट बराबर ही है, बहुत सारे लोग इसे बॉडी से भी लेते हैं, बहुत सारे लोग इसे बिग से भी लेते हैं। इसके ऊपर ना कुछ रीजन भी रहते हैं, बिग से कब लेना और बॉडी से कब लेना, ये भी पता लगाया जा सकता है। बट मोस्ट ऑफ द टाइम लोग ना बॉडी यूज करते हैं ज्यादातर। मैं भी पर्सनली बॉडी ही यूज करता हूँ अगर मुझे ट्रेड करनी है, अगर मुझे पता लग रहा है कि मार्केट यहाँ विक से भी उठ सकती है तब भी है। लेकिन ना जो प्रॉपर ब्रेकर ब्लॉक होता है ना, वो ना हमेशा ना बॉडी से ही सपोर्ट लेता है। मतलब मार्केट यहाँ से आएगा और विक से सपोर्ट नहीं लेकर उठेगा, बल्कि बाकायदा पूरा बॉडी पे ट्रेड करेगा, फिर ही बाय जाएगा।
इसे हम बोलते हैं ब्रेकर ब्लॉक। आपने यहाँ पर देखा कि यहाँ पर ना 2 कंसेक्टिव कैंडल ऑर्डर ब्लॉक थी। मार्केट आया नीचे, स्विंग लो क्रिएट किया, फिर स्विंग हाई क्रिएट किया, फिर इसी स्विंग लो को तोड़ने के बाद मार्केट ने क्या किया, बजाय अगर मार्केट नीचे चला जाता, लेकिन मार्केट ने क्या किया, यहाँ से स्विंग हाई लो बनाने के बाद इस स्विंग हाई को भी ब्रेक कर दिया। पहले स्विंग लो भी ब्रेक कर दिया, स्विंग हाई भी ब्रेक कर दिया। तो ये क्या हुआ कि मार्केट यहाँ से अपना स्ट्रक्चर शिफ्ट कर गया। अब मार्केट सेम इसी पॉइंट को दोबारा सपोर्ट लेकर ऊपर चला जाएगा। पहले मार्केट सेल के ट्रेंड में था, अब मार्केट बाय के ट्रेंड में शिफ्ट हो गया। अब हम इस चीज को यहाँ पर भी समझते हैं। आपको पता है ये एक स्विंग लो है और ये एक स्विंग हाई है। ये 1 2 और ये 3 कैंडल, 1 2 और ये 3 कैंडल स्विंग हाई है और ये 3 कैंडल स्विंग लो है। मार्केट नीचे आ रहा था, ये जो ग्रीन कैंडल थी ये एक एल्गोरिथमिक ऑर्डर ब्लॉक थी। मार्केट को क्या चाहिए था, यहाँ से सपोर्ट लेके रेजिस्टेंस लेकर नीचे गिर जाता, बट मार्केट ने ऐसा नहीं किया। मार्केट ने यहाँ से लिक्विडिटी खाने के बाद स्विंग लो से स्टॉप हंट किए। स्टॉप हंट का आपको मतलब पता ही है, स्टॉप लॉस उठा लिए। अब मार्केट जब ऊपर शिफ्ट हुआ, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट किया, अब मार्केट जिस ऑर्डर ब्लॉक को पहले उसने ब्रेक किया था, फेल किया था ना, अब उसी को ही सपोर्ट बना के ऊपर जाएगा। और यहाँ पर भी आप देख सकते हो मैंने बॉडी ही लगाई है। तो हम इसे बोल रहे हैं कि ये हमारा ब्रेकर ब्लॉक है। और ये जो कंसेक्टिव कैंडल है ना बिफोर बाइंग मूव, आपको पता है एवरी सेल कैंडल या फिर कह लो लास्ट सेलिंग कैंडल बिफोर द बाय मूव ऑर्डर ब्लॉक होती है। अब जब ये इकट्ठी कंसेक्टिव कैंडल आ जाती है ना, तो हमें पूरे के पूरी कंसेक्टिव कैंडल को ही ऑर्डर ब्लॉक मानना पड़ता है। तो ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक है और ये ब्रेकर ब्लॉक है। अब इसमें चक्कर क्या है, मार्केट में बहुत बार ना बनते हैं। जैसे कि मैं आपको समझाता हूँ कि ब्रेकर ब्लॉक को ना हम आइडेंटिफाई करते हैं कैसे। ये ग्रीन कैंडल ही काफी सारी एक ही मूव में हो सकती है। जैसे कि मान लो कि यहाँ पर ना अब ये 2 कंसेक्टिव कैंडल्स तो आ गई, ठीक हो गया, कोई ऐसा इशू नहीं है। लेकिन अगर ऐसा हो जाता कि इनके दरमियान एक ब्लैक कैंडल भी रहती सेलिंग वाली और फिर मार्केट बाय जाता, तब ब्रेकर ब्लॉक कौन सा होता। उसमें आप एक चीज याद रखना, सिंपल सी बात है, जब भी मार्केट अपने किसी भी स्टॉप हंट करेगा ना किसी स्विंग लो या स्विंग हाई से, उसमें ना एक लैग बनेगी जो स्टॉप हंट करने जा रही होगी। जैसे ये लैग बनी है जो स्टॉप हंट करने जा रही है, इस लैग में जो स्टॉप हंट करने से पहले बाइंग की कैंडल बनेगी। स्टॉप हंट करने नीचे जा रही है तो यहाँ पर लैग बनेगी सेल की। उन सारी सेल कैंडलों के दरमियान जो बिल्कुल लास्ट इस सेल की जो ये रेंज है ना, इस सेल के अंदर अगर कोई इस स्टॉप हंट करने से पहले इसी लैग में अगर कोई बाइंग की कैंडल बन जाए तो वो हमारा ब्रेकर ब्लॉक होती। सिंपल समझना। अब क्या हो रहा है कि मान लो कि मार्केट में यहाँ एक ब्लैक कैंडल बन जाती है इस ग्रीन कैंडल के बाद, तो स्टॉप हंट करने से पहले ये वो कैंडल थी लास्ट में जिसने स्टॉप हंट किए थे। तो ये हमारे बेसिकली एल्गोरिथमिक ऑर्डर ब्लॉक थी जिससे मार्केट को सपोर्ट लेके नीचे आना चाहिए था रेजिस्टेंस लेकर। बट मार्केट ने क्या किया, वो इसे रेजिस्टेंस नहीं ले पाई और मार्केट ने इसे ही फेल कर दिया। तो ये हमारा बन गया ब्रेकर ब्लॉक। अब इसको सिंपल सा समझते हैं। देखो मार्केट स्टॉप हंट करने से पहले जब भी बाय की कैंडल यहाँ पर बनाएगी, इस स्टॉप हंट करने से पहले जो लास्ट कैंडल बनी होगी, क्योंकि इस स्टॉप हंट करने से पहले यही एक बुलिश की कैंडल बनी थी यहाँ पर, यही हमारा बेसिकली ब्रेकर ब्लॉक रहेगी। सिंपल। अगर ये अकेली आ जाएगी तो अकेली होगी, अगर ये दोनों आ जाएंगी फिर ये दोनों ही होंगी। जिस तरह यहाँ पर आप देखो ये स्टॉप हंट हो रहा है इसी स्विंग लो के नीचे से। मार्केट ने जब ये स्टॉप हंट करने जा रही थी ना, तो एक यही बुलिश कैंडल थी जो कि मार्केट में यहाँ पर रेजिस्टेंस का काम कर रही थी। तो हम इसे ही जब ये ब्रेक हुई है तो हम इसे ब्रेकर ब्लॉक के तौर पे यूज करेंगे। अब आपको हो सकता है यहाँ ना समझ आई हो, पर मैंने इसके ऊपर जब चार्ट्स मैंने तैयार किए ना एग्जांपल के हिसाब से, वहां पे मैंने इसको काफी ज्यादा क्लियर तरीके से समझा दूंगा, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब जब भी हम यूनिकॉर्न मॉडल को ट्रेड करते हैं ना, उसमें ना 2 चीजें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहती है। एक होता है ब्रेकर ब्लॉक, एक होता है फेयर वैल्यू गैप, FVG। A fair value gap refers to a zone on the chart where the price moves easily due to an imbalance between supply and demand. Once this imbalance level out, price movement tends to slow and the FVG area often acts as support or resistance। ये हम सिंपल समझते हैं कि ये क्या कहना चाह रहे हैं। ये एक ऐसा जोन होता है फेयर वैल्यू गैप जहाँ पे मार्केट बड़ा इजीली मूव कर रही होती है और वहां पर ना सप्लाई और डिमांड ना अच्छी तादाद में मौजूद होती है, और बाद में वही सप्लाई और डिमांड जो कि FVG क्रिएट कर देती है, तो वही FVG सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करती है। वही FVG सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करेगी। जैसे हमने सुना कि मार्केट में क्या है, FVG क्या होता है आपको पहले भी पता है, बट अगर किसी को नहीं पता तो उसके लिए है। मार्केट नीचे आ रहा था, नीचे आने के बाद मार्केट ने ये एक लो बनाया और यहाँ पे अपनी कैंडल क्लोज कर दी। फिर एक सेकंड कैंडल ओपन हुई, ओपन होने के बाद मार्केट ऊपर ट्रेड हुआ, ऊपर ट्रेड करने के बाद मार्केट ने यहाँ तक लो बनाया, फिर एक और कैंडल क्लोज हो गई। थर्ड कैंडल यहाँ से ओपन हुई, थर्ड कैंडल का हाई और ये फर्स्ट कैंडल का लो, अब ये आपस में ओवरलैप नहीं कर रहे। ओवरलैप हम किसे कह सकते हैं, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते
सकते हो कि ये मान लो फर्स्ट कैंडल है, ये सेकंड कैंडल है, ये थर्ड कैंडल का हाई ना यहाँ पर इस मिटिगेशन के साथ बिल्कुल ओवरलैप हो गया, तो बॉडी भी पूरी ओवरलैप हो रही है। अगर ये इस तरह से ये वाली विक उठ के यहाँ से इस मिटिगेशन इसके साथ मिटिगेट हो जाती, इसके साथ ओवरलैप हो जाती इस लो के साथ, तो ये क्या होता, ये हमारा फेयर वैल्यू गैप ना होता। अब क्योंकि यहाँ पे ये गैप क्रिएट हो गया है, इसका ये मतलब है यहाँ पर सप्लाई और डिमांड भरपूर तादाद में और यहाँ पे ट्रेड इजीली हो पा रही है मार्केट, तो ये फेयर वैल्यू गैप क्रिएट हो जाता है, जिसे हम एफईजी भी बोलते हैं शॉर्ट टर्म में। अब मार्केट ने यहाँ से जब स्विंग लो क्रिएट करने के बाद मार्केट ऊपर उठी है, तो आप यहाँ पर देख सकते हो फर्स्ट कैंडल का हाई थर्ड कैंडल के लो के साथ ओवरलैप नहीं कर रहा, तो ये एक एफईजी है। जो यहाँ पर गैप बन गया ना, उसे एफईजी बोल रहे हैं सिंपल। इसी तरह यहाँ पर भी फर्स्ट कैंडल का हाई थर्ड कैंडल के लो के साथ मिटिगेट नहीं कर रहा, फर्स्ट कैंडल का हाई थर्ड कैंडल का लो, एफवीजी प्लस वाली होगी, और इसी तरह यहाँ पर ये आप देख सकते हो ये एफवीजी जो होगी हमारी वो माइनस वाली होगी। माइनस के मतलब है वो सीबी और बीसी का चक्कर होता है। लेकिन आपको एक चीज समझनी है, ये एफवीजी है, ये भी एफवीजी है, फर्स्ट कैंडल का लो और थर्ड कैंडल का हाई यहाँ पर ओवरलैप नहीं हो रहे। इसी तरह जब हम बाय कर रहे हैं तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट कैंडल का हाई और थर्ड कैंडल का लो मिटिगेट नहीं हो रहे आपस में। अगर ओवरलैप नहीं होंगे तो जो गैप बन गया होगा उसे हम फेयर वैल्यू गैप बोलेंगे। अब आपने ना दो चीजें जो इंपॉर्टेंट थी ना वो समझ ली है। अब हम बात करते हैं व्हाट इज यूनिकॉर्न मॉडल। द यूनिकॉर्न एंट्री मॉडल in the ICT method combines the concepts of the breaker block and the fair value gap, providing a unique approach to identifying trade opportunities. This combination highlights the future area of support and resistance. ये कह रहा है जो एक यूनिकॉर्न मॉडल है वो एक तरह का मेथड है जिसे जो कि कंबाइन करके बना है, किसको, ब्रेकर ब्लॉक को और फेयर वैल्यू गैप को। ये हमें एक अच्छी ट्रेड अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करने में हेल्प करता है और एक तरह की कॉम्बिनेशन हाईलाइट्स है फ्यूचर में किसी सपोर्ट या फिर रेजिस्टेंस एरिया की। आपको पता है हम सपोर्ट से बाय कर सकते हैं और रेजिस्टेंस से सेल कर सकते हैं। ये कह रहे हैं ये आपको एक कॉम्बिनेशन इस तरह का जो कि आपको हाईलाइट कर देते हैं कि ऐसा स्पेसिफिक जोन जहां से आप बाय या सेल कर सकते हो या फिर मार्केट जहां से सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेगी। सिंपल। अब इसे चार्ट पे देखते हैं। देखो मार्केट नीचे आया, हाई बनाया, ये बन गया ब्रेकर ब्लॉक। जब मार्केट ने इस लेग के अंदर आके स्टॉप हंट किए स्विंग लो से स्टॉप हंट करने के बाद मार्केट ने स्विंग हाई से भी स्टॉप हंट कर लिए, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया। अब एक चीज समझो, सिंपल कैंडल थी, ये तो बन गई ऑर्डर ब्लॉक, लेकिन हमें इससे कोई लेना देना नहीं है। हमें इन दो कंसेक्टिव कैंडल से लेना देना है। कंसेक्टिव कैंडल बन गई है ब्रेकर ब्लॉक, और ब्रेकर ब्लॉक के साथ आप यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर एक फेयर वैल्यू गैप क्रिएट हो। ये जो फेयर वैल्यू गैप क्रिएट हुआ है ना ब्रेकर ब्लॉक के सामने, बिल्कुल सामने भी लाइन हो जाता है। अगर ये जितना बिल्कुल सामने लाइन होगा ना ब्रेकर ब्लॉक के, अगर ये यहाँ भी हो जाता तो वो और भी अच्छा होता। जितना ज्यादा सामने लाइन होगा ये उतना ही अच्छा यूनिकॉर्न मॉडल क्रिएट होगा। ये एक अप्रोच है आईसीटी के जितने भी ट्रेडर हैं उनके मानने में, बट मुझे ऐसा नहीं लगता। मुझे ऐसा लगता है अगर कोई यूनिकॉर्न मॉडल है वो तो है ना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता वो कितना अच्छा है। इंपॉर्टेंट ज्यादा रहता है कि मार्केट ने लिक्विडिटी कितनी खाई है। अगर ज्यादा अच्छी लिक्विडिटी खाई होगी, हायर टाइम फ्रेम के पीडीआर में अच्छे से टैप हुआ होगा, तो मार्केट यहाँ से अच्छे से ट्रेड होगा। ये सिंपल सी बात है। बट यूनिकॉर्न मॉडल एक बहुत अच्छा आईसीटी का कॉन्सेप्ट है और काफी ज्यादा एक्यूरेसी के साथ भी है। अब एक चीज को समझो, ब्रेकर ब्लॉक के सामने या तो ये एफवीजी यहाँ पर बन जाती, या अब क्योंकि एफवीजी इसके अंदर ही आ गई है, ब्रेकर ब्लॉक के अंदर ही इस एरिया में, तो हम इसे बोलते हैं जब ब्रेकर ब्लॉक्स प्लस एफवीजी एक दूसरे के सामने अलाइन हो जाते हैं। ये देख रहे हो ना, ये ब्रेकर ब्लॉक है और इसी ब्रेकर ब्लॉक के सामने एफवीजी अलाइन करके ही है। इसे हम बोलते हैं यूनिकॉर्न मॉडल। ब्रेकर ब्लॉक प्लस एफवीजी ओवरलैप करेंगी, उनके कॉम्बिनेशन से क्या बन रहा है आपने देखा ना, ब्रेकर ब्लॉक प्लस एफवीजी जहां पर अलाइन होंगी उनके कंबाइन करने से क्या बनता है, यूनिकॉर्न एंट्री मॉडल। ये यूनिकॉर्न एंट्री मॉडल इस तरह से बनता है। अब ये नहीं है ये एफवीजी यहाँ पर जाकर बनेगी तो ये यूनिकॉर्न मॉडल बन जाएगा। एफवीजी वहां है, ब्रेकर ब्लॉक के सामने रहेगी तो ठीक है, बस उसको ही यूनिकॉर्न मॉडल बोला जाता है। कुछ लोग करते हैं वो ऊपर जाने, वो कहते हैं नहीं अगर लैग में एफवीजी बन गया तो ये यूनिकॉर्न मॉडल है, बट ऐसा नहीं है। यहाँ पे 3 पीडीआर ओवरलैप हो रहे हैं, ब्रेकर ब्लॉक, ऑर्डर ब्लॉक, एफवीजी। तो ये एक अच्छी ट्रेड का सेटअप यहाँ पर बनता है हमारा। अब क्या है, यहाँ पर क्या होता है कि ना हम ना इस तरह से ना, कुछ लोग क्या करते हैं उनके लिए ना ब्रेकर ब्लॉक बनने का मतलब यूनिकॉर्न मॉडल ही रहता है। बट बास टाइम क्या होता है, मार्केट नीचे आता है, सपोर्ट लेता है और ऊपर हाई चला जाता है, देन मार्केट वापस आता है, स्टॉप अंड कर लेता है स्विंग लो से, फिर बाद में जाके स्विंग हाई से भी स्टॉप अंड कर देता है, तो मार्केट स्ट्रक्चर हो जाता है शिफ्ट। अब जब मार्केट इसी ब्रेकर ब्लॉक में ट्रेड करने के लिए आता है तो लोग बेसोची समझे ये समझते हैं कि यहाँ पे भी यूनिकॉर्न मॉडल बन गया, बट वो ये नोट नहीं करते कि ये जो लैग ऊपर गई है ना, इसमें एक भी एफवीजी नहीं है। और एक चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट याद रखना, जब भी कोई इंस्टीट्यूशनल एंटर होता है ना, अगर इंस्टीट्यूशन के यहाँ पर ऑर्डर होंगे तो एफवीजी बनेगी, लाजमी बात। जब एफवीजी
प्राइस बनती है ना, तब ही इंस्टीट्यूशंस की एंट्रियां लगी होती है, वहां पर ऑर्डर होते हैं। अगर मार्केट बगैर एफईजी के ऊपर जा रहा है, इसका ये मतलब है कि मार्केट ऊपर जाने में मुश्किल कर रहा है। अब इस कंडीशन में क्या होगा कि मार्केट कुछ ऊपर तक जाएगा जरूर, बट मार्केट नीचे आना शुरू हो जाएगा, और हम इस ब्रेकर ब्लॉक से जब एंटर करेंगे तो ये एक फेक एंट्री के तौर पे इस्तेमाल होगा। और कोई भी एमएसएस हो, अगर उसमें एफईजी ना हो, तो आपने पहले भी सुना होगा, तो वो एक अच्छा एमएसएस नहीं होता। मार्केट अपना स्ट्रक्चर शिफ्ट जब भी करे तो उसमें एफईजी लाजमी होनी चाहिए, तब ही वो एक प्रॉपर एंट्री सेटअप रहता है। और जब भी आप एमएसएस की एंट्री कर रहे होते हो, मोस्ट ऑफ द टाइम वहाँ पे यूनिकॉर्न मॉडल अवेलेबल होता है, क्योंकि उसमें ब्रेकर, ऑर्डर ब्लॉक और एफवीजी रहती ही है। तो हम बेसिकली अगर आम दिनों में अगर हम देखें तो हमने यूनिकॉर्न मॉडल को ही ट्रेड कर रहे होते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। अब ये सिर्फ एक ब्रेकर ब्लॉक है, ये कोई यूनिकॉर्न मॉडल नहीं है, ओनली ब्रेकर ब्लॉक मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, क्योंकि यहाँ पर कोई एफवीजी नहीं है। अगर इस ब्रेकर ब्लॉक के बिल्कुल सामने कोई भी एफवीजी लाइन हो जाती, चाहे वो यहाँ पर आकर हो जाती, तो हम उसे बोलते ये एक यूनिकॉर्न मॉडल है। बट अब ये सिर्फ एक ब्रेकर ब्लॉक एंट्री, अगर आप यहाँ से एंटर करोगे तो आपके पास 2 पीडीआरए की सपोर्ट है, ये कोई यूनिकॉर्न मॉडल की नहीं है। अब हम बात करते हैं हाई प्रोबेबिलिटी ब्रेकर ब्लॉक प्लस यूनिकॉर्न मॉडल के बारे में। अभी तक आपने देखा मार्केट नीचे आता था और एक स्विंग लो से लिक्विडिटी खाता था, एक स्विंग लो से स्टॉप अंड करता था। लेकिन मान लो अगर मार्केट इस स्विंग लो से स्टॉप अंड करने के साथ साथ किसी हायर टाइम फ्रेम के पीडीआरए पे भी टैप कर दे, देन मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो और इसमें एफबीजी भी बन जाए, और यहाँ पर ये ब्रेकर ब्लॉक भी बन जाए, और ये ऑर्डर ब्लॉक भी बन जाए, तो ये एक हाई प्रोबेबिलिटी ब्रेकर ब्लॉक प्लस यूनिकॉर्न मॉडल होगा, जिसमें अगर आप ट्रेड करोगे तो आपके स्टॉप लॉस लगने के चांसेस भी कम है, और यहाँ पर आपकी एक्यूरेसी भी अच्छी रहेगी, और मार्केट जो मूव करेगी वो भी काफी बड़ा मूव रह सकता है। अब हम बात करते हैं कि यूनिकॉर्न मॉडल की एक ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी के बारे में। इसके लिए ना सिंपल ये जो यहाँ लिखा हुआ है मैं आपको बता देता हूँ। ये कहना चाह रहा है कि जब भी आप यूनिकॉर्न मॉडल को ट्रेड कर रहे हो, आपकी जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जिस चीज की रहनी चाहिए वो आपके डेली बायस होंगे। आपको ना डेली बायस प्रॉपर याद रखने, और अगर आप इसको करेक्टली फॉलो नहीं करोगे, डेली बायस अगर आपको नहीं पता कि हमारे आज के बायस किस साइड पर है, तब अगर आप इसे ट्रेड करोगे तो आपकी एक्यूरेसी बहुत कम होने वाली है। देन उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है डेली बायस के साथ आपको प्राइस को आने देना प्रीमियम एंड डिस्काउंट पीडीआरए में। मैं प्रीमियम एंड डिस्काउंट को तो नहीं मानता, लेकिन प्रीमियम एंड डिस्काउंट पीडीआरए को मानता हूँ कि मार्केट जब भी डिस्काउंटेड पीडीआरए में टैप करेगा और अगर अब मूव आएगा तो उसमें स्टॉप लॉसेस के चांस भी कम रहेंगे, और साथ ही साथ मार्केट में एक बड़ा मूव भी मिलेगा हमें। एक तो हमें बायस पता होना चाहिए यूनिकॉर्न मॉडल को ट्रेड करने के साथ साथ, दूसरा हमें अप्रोच मार्केट को आने देना है डिस्काउंटेड पीडीआरए में या फिर प्रीमियम पीडीआरए में, कब, जब मार्केट को बाय या सेल जाना है वो आपको पता है वो किस तरह देखा जाएगा। उसके बाद मार्केट जब पीडीआरए में टैप कर ले, फिर हमें वेट करना है मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट का। मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो जाने के बाद आइडेंटिफाई करना आईसीटी यूनिकॉर्न मॉडल को, और प्राइस को रिट्रेस करने देना है उस यूनिकॉर्न तक। यू कैन एक्सिक्यूट द ट्रेड व्हेन प्राइस अप्रोच द यूनिकॉर्न आईसीटी सेटअप। ये क्या कह रहा है, जो आखिरी बात लिखी है वो कह रहा है अब ये जैसे मार्केट अपने पीडीआरए में पहुंच गया डिस्काउंटेड एरिया में, क्योंकि हमें बाय करना तो डिस्काउंट एरिया में आने देना पड़ेगा। उसके बाद जब मार्केट हमने स्ट्रक्चर शिफ्ट किया, अब हमें अप्रोच करना मार्केट को कहां तक आने देना, यूनिकॉर्न एंट्री तक। अब वो यूनिकॉर्न एंट्री यहाँ पर आकर ओवरलैप कर रही है इस एरिया में, इसमें हमें एफवीजी से ट्रेड करना है। जब मार्केट इधर पहुंच जाएगी तब हमें ट्रेड में एंटर करना, वो यही कह रहा है सिंपल। ये मैंने आपको ये बताया है कि आईसीटी यूनिकॉर्न मॉडल को हमने ट्रेड किस तरह से करना है, सिंपल सी। बेस्ट टाइम फ्रेम फॉर यूनिकॉर्न मॉडल, देखो जो यूनिकॉर्न मॉडल है वो एक ऐसी एंट्री टेक्निक है जिसे लोअर टाइम फ्रेम के लिए तैयार किया गया है, जनरली तो यही बात है। अब ये कह रहा है कि 15 मिनट का टाइम फ्रेम या फिर इससे कम का जो टाइम फ्रेम है वो एक अच्छा टाइम फ्रेम हो सकता है यूनिकॉर्न मॉडल के लिए। यूनिकॉर्न मॉडल को वैसे तो आप हायर टाइम फ्रेम पर भी यूज कर सकते हो, बट ये बनाया गया है इंट्राडे ट्रेडर के लिए खास तौर पर, और वो इंट्राडे ट्रेडर 5 मिनट या 15 मिनट पर ट्रेड कर सकता। अगर आपको इन 15 मिनट या 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर कोई भी एंट्री सेटअप मिलता है यूनिकॉर्न मॉडल का, तो आप उसे ले सकते हो। जैसे मैंने आपको बताया बेस्ट टाइम फ्रेम कौन सा है, वो 15 मिनट और 5 मिनट है, बस यही बात थी इधर। अब मैं बात करूंगा बेस्ट पेयर्स फॉर यूनिकॉर्न मॉडल। बेस्ट पेयर्स कौन से हैं, अब यहाँ पर बहुत सारे लिखे हुए, लेकिन सिंपल समझो, ये जो 2022 में ना इंट्रोड्यूस किया गया था आईसीटी की तरफ से, आईसीटी यूनिकॉर्न मॉडल, जो कि फोकस पहले करता था एनक्यू, नेस्डेक 100 और ईएस एसएनपी 500 पर। टाइम के साथ लोगों ने इसको जीबीपी यूएसडी और यूरो यूएसडी के ऊपर भी काफी ज्यादा इफेक्टिव पाया। मतलब ये कि ये फॉरेक्स में भी अच्छे से काम करता है। पहले इंडाइसिस पे काम किया करता था, आईसीटी ने इसको इंडाइसिस के वाले से बनाया था, फिर लोगों ने इसे यूरो यूएसडी और जीबीपी यूएसडी यानी फॉरेक्स पेयर पे काम करता देखा तो उस पर भी यूज करना शुरू कर दिया। फिर कुछ और टाइम गुजरा, लोगों ने इसको मेटल यानी गोल्ड और सिल्वर पर और डॉलर
वाले इंडेक्स पर इस तरह से जब काम करते देखा तो उन्हें लगा कि ये इन पेयर पर भी काम करता है, तो उन्होंने उस पर भी इस्तेमाल करना शुरू किया। और उसके बाद और वक्त गुजरा तो लोगों ने देखा ये क्रिप्टो में भी काम करता है, ये आप देख सकते हैं क्रिप्टो लिखा हुआ है, तो इस तरह से काम करता है। बट मैंने इस वीडियो में जो जनरली एग्जांपल रखी है वो यूरो यूएसडी, जीबीपी यूएसडी और गोल्ड के हवाले से रखी है, क्योंकि हमारे ट्रेड करने के मेन पेयर वही है कि हम या तो फॉरेक्स पे ट्रेड करते हैं या फिर गोल्ड पर ट्रेड करते हैं। मेरे को नहीं लगता कि मेरे पास जो भी ट्रेडर है उनमें से कोई भी इंडाइसिस पे ट्रेड करता होगा। और एक और भी चीज याद रखना, हर पेयर का ना एक अपना मूवमेंट का तरीका भी रहता है, तो इसीलिए ना मैं एनक्यू, नेस्डैक या फिर S&P 500 पे जाके ना आपको कभी भी ट्रेडर लेना नहीं सिखाता, क्योंकि मुझे नहीं पता कि उन पेयर्स के चलने के मामला क्या है। न्यूज़ सेम ही होती है डॉलर के ऊपर, सेम टाइम पे ही होती है, लेकिन ना टाइम फ्रेम के हवाले से चेंज होता दिख रहा होता है, मैंने चेक किया है। तो इस वजह से मैं ना खुद तो इंडाइसिस पे ट्रेड नहीं करता, इसीलिए मैं आप लोगों को भी ना इंडाइसिस से कोई भी एग्जांपल नहीं दूंगा, बल्कि जीबीपी यूएसडी, यूरो यूएसडी और डॉलर के साथ साथ जो गोल्ड के साथ हम ट्रेड कर रहे हैं उसके हवाले से मैं आपको यहाँ पर एग्जांपल देने वाला हूँ। हाउ टू ट्रेड एंड ड्रा, जो मैंने आपको बताया था, मार्केट जब भी एफईजी में ट्रेड करेगा यहाँ पे, तो ये मार्केट अपने आईसीटी यूनिकॉर्न मॉडल तक ट्रेड हो चुका होगा। अब आपने यहाँ से एंटर करना है और ड्रॉ लिक्विडिटी तक टारगेट करना है, सिंपल है, ये आप देख के भी समझ गए होगे कैसे ट्रेड होगा। फाइनल थॉट्स अबाउट आईसीटी यूनिकॉर्न मॉडल बिफोर फर्स्ट एग्जांपल। मेरे कुछ थॉट है आईसीटी यूनिकॉर्न मॉडल के हवाले से, और मैं ये आपको बिफोर फर्स्ट एग्जांपल दिखाने से पहले ही बताना चाहता हूँ। मेरा ये अपना मानना है कि आईसीटी के जितने भी कॉन्सेप्ट है, चाहे वो कितने भी एडवांस क्यों ना हो, उनकी ना एवरेज एक्यूरेसी ना 50-60% के दरमियान ही रहती है। अगर आप ज्यादा ट्रेडे जीत भी जाओ ना, तो टाइम के साथ आप ना कुछ ट्रेडे हारते भी हो, वो वापस के वापस वहीं पर आ जाती है। मान लो आपने 10 ट्रेडे की और आप 7-8 ट्रेडे जीत गए, तो आपको लगता है आपकी 70-80% एक्यूरेसी है, या फिर इस मॉडल की 70-80% एक्यूरेसी है। बट ऐसा नहीं होता, बास टाइम ऐसा भी होता है कि आप ना उनमें से 3 ट्रेडे या 4 ट्रेडे जीत पाते हो 10 में से, फिर तो उसकी जो एक्यूरेसी निकलती है ना, वो 50-60 भी आ जाती है दोबारा। पहले का 70-80% निकली, फिर वो 30-40% निकली, तो एवरेज अगर देखा जाए तो वो 50-60% के दरमियान ही रहती है। मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, चाहे यूनिकॉर्न मॉडल है, चाहे हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप जिसे हम यूनिवर्सल मॉडल बोलते हैं, चाहे कोई भी एंट्री सेटअप है, चाहे कुछ भी है, किसी भी चीज की एक्यूरेसी 50-60% से ऊपर नहीं जाती। इंपॉर्टेंट क्या रहता है, इंपॉर्टेंट क्या रहता है कि हम इसमें प्रॉफिटेबल बने कैसे। मेरा मानना है कि अगर आपको प्रॉफिटेबल बनना है तो आपका रिस्क रिवार्ड रेशियो अच्छा होना चाहिए। आप हारते रहोगे, इससे आपको कभी भी निकल नहीं पाओगे। बहुत सारे लोगों को क्या लगता है कि मैंने सारा कुछ सीख लिया है, बट मैं ना फिर भी लॉस कर देता हूँ। आज ही मुझे कमेंट आया था, मैंने उससे जवाब भी दिया था, तो वो भाई कह रहे थे कि ना मैं ना भाई सारा कुछ सीख लिया, मैं ना 5 में से ना 4 ट्रेड हारता हूँ। मैंने कहा यार, अगर आपने सारा कुछ सीख लिया है तो आपको 5 में से 4 ट्रेड तो नहीं हारनी चाहिए, एटलीस्ट आपको 2 या 3 ट्रेड तो जीतनी चाहिए। तो मुझे पता है आप ना 5 में से 2-3 ही ट्रेडर जीतते हो, अगर आप कोई अच्छे ट्रेडर भी हो, लेकिन वो जो 2-3 ट्रेड होते हैं ना, मेरी समझ में 1/3 या 1/5 रिस्क रिवार्ड रेशियो की होनी चाहिए। मतलब अगर 1/5 का ये मतलब है, अगर आप एक ट्रेड पर 1% का लॉस उठा रहे हो तो आपको 5% कमाना पड़ेगा। आपको प्रॉफिटेबल बनाएगा आपका रिस्क रिवार्ड रेशियो। आप मार्केट से नहीं जीत सकते, आप जीत सकते हो रिस्क रिवार्ड रेशियो के थ्रू। सिंपल बात है। मैं एक बात कहता हूँ, मार्केट आपको ना थप्पड़ मारती है। कैसे मारती है कि आपका लॉस करवाती है। मार्केट अगर आपको 3 थप्पड़ भी मारे ना, तो आप वो बर्दाश्त करो, लेकिन जब आपकी बारी आए ना थप्पड़ मारने की, तो आप इतना मजबूती से मारो ना कि आप वो थप्पड़ का बदले भी लो और बदले में उसको और ज्यादा जोर के लगे। जैसे मैं कहता हूँ कि अगर मार्केट ने आपके 3 लॉस करवाए है ना, आपके 3 लॉस हो गए, तो आप अगली बार 1/5 बुक करो, जिससे क्या होगा कि आप वो अपना तीनों का लॉस भी रिकवर करोगे और प्लस 2 और प्रॉफिट में भी आओगे, जो चीज आपके कॉन्फिडेंस को ऊपर लेके जा सकती है। अदरवाइज आपका कॉन्फिडेंस ऊपर नहीं जाएगा। आप यूं ही वीडियोस देखते रहोगे, मुझे भी कहते रहोगे और यूट्यूबरों को भी जाके कमेंट में कहते रहोगे, और यूं ही कोर्सेज भी लेते रहोगे, मेंटोरशिप भी ले लोगे, सारा कुछ ले लोगे, आप प्रॉफिटेबल नहीं बन सकोगे। कोई भी मेंटोर आपको प्रॉफिटेबल नहीं बना सकता। मेरी बात मानो, अगर आपने सारा कुछ सीख लिया, देखो आपको पता है ना आपने सारा कुछ सीख रखा है। ऐसे तो नहीं है कि आज से पहले मैं जो ये यूनिकॉर्न मॉडल पे वीडियो लाया हूँ आपने यूट्यूब पे नहीं देखी हो, ऑलरेडी देखी है, इससे अच्छी भी वीडियोस होंगी, बट मेरी वीडियो से ही आप क्यों प्रॉफिटेबल बन जाओगे? ऐसे कैसे हो गया? ऐसा नहीं होता। आप मेरी वीडियो से प्रॉफिटेबल नहीं बन रहे, आपको सीखना है और ट्रेडिंग को समझना है। अब प्रॉब्लम क्या रहती है कि ना हमें ना ट्रेडिंग आती नहीं है, सिंपल बात है। ट्रेडिंग जो है ना वो ज्यादातर चलती है फंडामेंटल्स पर। हमें लगता है कि मार्केट ना टेक्निकली प्रॉपर चल रही होती है, बट मार्केट ना मोस्ट ऑफ द टाइम ना फंडामेंटल्स पर चलती है, और हमारे लॉसेस फंडामेंटल्स की वजह से होते हैं। तो हमें मार्केट के फंडामेंटल्स और टेक्निकल दोनों आने चाहिए। अब हम वो चीजें सीखते तो नहीं है, और ना हम लोगों को देखा देखी मार्केट में उतर जाते हैं और अपना लॉस करवाते हैं। अब जो लोग 4 साल से ट्रेडिंग के सारे कॉन्सेप्ट सीखे हुए हैं मगर वो अब भी लॉस में है, उसका रीजन होता है कि वो अच्छे से अपने आप को मार्केट में सर्वाइव नहीं कर पाते। जैसे कि वो अपनी प्रॉफिट में चलने वाली ट्रेडों
को जल्दी काट देते हैं, या फिर जो ट्रेडर लॉस करती है वो उन पे ज्यादा लॉसेस कर लेते हैं, या फिर कुछ लोग अपनी रिस्क मैनेजमेंट प्रॉपर कर लेते हैं। कैसे कि वो ना एसएल लेना शुरू कर देते हैं। मतलब अगर उन्हें एसएल लग रहा है जो उन्होंने 1% का लगाया है, तो वो उसे बुक कर रहे होते हैं, बट वो फिर भी ग्रो नहीं हो रहे। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपना प्रॉफिट अच्छे से नहीं बुक करते। अगर आपका प्रॉफिट 3 गुना या 5 गुना रहेगा ना, तो आप ऑलरेडी अपने आप ही प्रॉफिटेबल बन जाओगे। और ना कोई भी ट्रेडर इसी तरह से प्रॉफिटेबल बनता है, मैं आपको झूठ नहीं बोल रहा। ऐसा नहीं है कि कोई भी प्रोफेशनल 10 में से 8 जीतता होगा या 7 जीतता होगा, ऐसा कोई भी नहीं है। 5, 6 या 4 जीतने वाले ही होते हैं, बट वो लोग प्रॉफिटेबल इस वजह से होते हैं कि उनका रिस्क रिवार्ड रेशियो अच्छा होता है। ये एक यूनिकॉर्न मॉडल के ऊपर बात नहीं थी, ये पूरी ट्रेडिंग की बात थी। अगर आपको ये लगता है कि ऐसा नहीं है, तो जो आप स्टॉक मार्केट को सिंपल समझो। स्टॉक मार्केट में जो लोग 10-10, 20-20 साल इन्वेस्ट करके रखते हैं, वो होल्ड करते हैं अपने ट्रेड्स को। एक तरह की होल्डिंग ही है ना उसमें, कि उन्होंने अपने शेयर्स को होल्ड करके रखा हुआ है। अब वो भी अपनी पूरा सरमाया एक ही कंपनी में नहीं लगाते, मल्टीपल कंपनीज में लगाएंगे। मल्टीपल ट्रेड्स जिसे हम कह सकते हैं ओपन करेंगे, कई कंपनियां डूब भी जाएंगी। और कुछ में बहुत अरसे के बाद जब वो ग्रो अप करती है, तो कोई कंपनी ऐसी होती है वो ना बहुत ज्यादा ग्रो कर जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है, ओवरऑल टाइम में आपको ना प्रॉफिट देखने को मिलता है। मान लो अगर आपने 10 कंपनी में इन्वेस्ट किया और उसमें से 6 डूब भी गई, बट अगर 4 चल गई ना, तो उनमें से एक ही कंपनी ऐसे होगी जो आपका सारा रिकवर कर देगी, और जो बाकी आपकी कंपनीज होंगी वो ऐसे ऐसे जब प्रॉफिट बना के देना शुरू करेंगी, तो आपके पास अच्छा खासा पैसा आना शुरू हो जाएगा, जिसे हम कहते हैं कि वो प्रॉफिट बन गया हमारा। अब एक और चीज, वॉरेन बफेट है, वो कैसे एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर है, क्योंकि वो स्टॉक मार्केट के सबसे बड़े बुल हैं एक तरह से देखा जाए तो, और वो बिलियनर्स में इसी वजह से आए हैं कि उन्होंने स्टॉक मार्केट से पैसा बनाया है। अब क्या है कि उनका प्रॉफिट बनता है कैसे है, देखो उनका क्या है कि उनके पास ना कंपनीज के शेयर बहुत ज्यादा है। अगर वो अपने शेयर बेचना शुरू करेंगे ना, तो कंपनी डूब सकती है। तो कंपनी क्या करती है, उन्हें शेयर में हिस्सा तो देके रखती है जो उनका शेयर है, बट वो ये शेयर्स ना बेचे तो उनको ना कंपनीज पे करती है। ये समझ लो कि एक तरह का वो उन्हें पे कर रही होती है एज ए जॉब की तरह, कि आपको ना हिस्सा दे दिया जाएगा जो कंपनी मुनाफा कमाएगी, आप बस अपने शेयर्स ना बेचना। तो उनके शेयर की ओवरऑल टाइम वैल्यू भी बढ़ती रहती है, और वो उस मार्केट से पैसा बना भी रहे होते हैं। तो ये मार्केट इस तरह से काम करती है। यही सेम चीज करेंसीज में भी रहती है, बट वो स्टॉक मार्केट थोड़ा सा और तरीके से काम करती है। हम जिस लेवल तरह से काम कर रहे हैं वो थोड़ा सा और तरीके का काम है। और आपको ये बातें समझ आ रही होंगी कि प्रॉफिटेबल बनना है तो आपको रिस्क रिवार्ड रेशियो अच्छा करना पड़ेगा। सिंपल, आपको देखो आता सब कुछ है, बट आप प्रॉफिटेबल सिर्फ इसी वजह से नहीं हो पाते। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे, मैं लिख के देता हूँ, 50-70% लोग ऐसे ही होंगे जो सिर्फ इस वजह से प्रॉफिटेबल नहीं है। जिस दिन वो ये चीज सीखे, मैं ये नहीं कह रहा ये चीज आसान है, बहुत ज्यादा मुश्किल है, लेकिन जिस दिन वो ये चीज सीख जाएंगे ना, वो अपने आप प्रॉफिटेबल हो जाएंगे। अब हम नंबर 1 एग्जाम्पल पर बात करते हैं। हम हायर टाइम फ्रेम पर ज्यादा नहीं जाएंगे, सिंपल छोटे टाइम फ्रेमों पर ही रहेंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया कि हम 5 मिनट और 15 मिनट पे से ट्रेड करते हैं। ये 1 आवर का टाइम फ्रेम है यूरो यूएसडी का। मार्केट ने इस स्विंग हाई और इस स्विंग हाई से लिक्विडिटी खाई और अपना स्ट्रक्चर शिफ्ट किया है। अब ये क्योंकि 1 आवर का टाइम फ्रेम है, तो हम इसे 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर ट्रेड करेंगे, और हमारी ये डाउन लिक्विडिटी रहेंगी। ठीक है, तो हम इसे देखते कैसे ट्रेड करना है। अब ये वही हाई है, ये वाला, ठीक है, ये लाइन वही वाली सेम है, तो हम इस डाउन लिक्विडिटी को टारगेट करते हैं। अब ये देखोगे मार्केट जब इस स्विंग हाई से लिक्विडिटी खाने के बाद मार्केट ऊपर गया ना, तो ये एक स्विंग हाई क्रिएट किया, फिर देन मार्केट नीचे आ गया, एक स्विंग लो क्रिएट कर दिया, फिर मार्केट ऊपर गया और एक और स्विंग हाई क्रिएट किया। इस बार मार्केट को क्या करना था, आप ये देख रहे हो, जब मार्केट ने इस स्विंग हाई को स्वीप किया ना, इस स्विंग हाई को स्वीप किया, तो मार्केट को क्या करना चाहिए था कि दोबारा इसी जगह पर आना चाहिए था और इसी सपोर्ट लेता वो ऊपर चला जाता, जैसे पहले मार्केट यहाँ पर सपोर्ट लेता वो ऊपर जाता। बट मार्केट ने क्या किया, इन ऑर्डर ब्लॉक को, जो कि सेलिंग कैंडल है, एवरी सेलिंग कैंडल बिफोर बाइंग मूव, या आप कह सकते हो इन बाइंग मूव, वो क्या होंगी, आपका एल्गोरिथमिक ऑर्डर ब्लॉक के तौर पर काम कर रही होंगे, आप कह सकते हो ऑर्डर ब्लॉक के तौर पर काम कर रही होंगी। जैसे मैं समझाता हूँ क्या होता है मार्केट में। मार्केट क्या कर रहा है कि ना, इसके हिसाब से देख लेते हैं। मार्केट यहाँ से ऊपर गया, ये सेलिंग कैंडल बनी, मार्केट ऊपर गया गया गया, देन मार्केट ने क्या किया, यहाँ से ना एक रिवर्स लिया। इस एफवीजी में ट्रेड करने के बाद जैसे ही इस सेलिंग कैंडल को ब्रेक किया ना, तो मार्केट वापस उसी पे ट्रेड हुआ है, उसी सेलिंग कैंडल के ऊपर, देन बाय गया है। उसके बाद मार्केट दोबारा आया, फिर मार्केट ने यहाँ से इस एफवीजी से ट्रेड होकर ऊपर गया। तो चक्कर क्या होता है कि मार्केट ना सेलिंग कैंडल के ऊपर ट्रेड हो रहा होता है, जब भी मार्केट बाय जा रहा होता है, वो सेलिंग कैंडल को ऑर्डर ब्लॉक के तौर पर ले रहा होता है। अब जब मार्केट को बाय जाना था ना यहाँ से, तो ये सेलिंग कैंडल थी स्वीप करने से पहले, क्योंकि इसने ही इस स्विंग आई को स्वीप किया। तो असल में जनरली तौर पे देखा जाए तो हमारा ये ब्रेकर ब्लॉक है, बट मैंने इसको यहाँ पर ये वाला लगाया क्योंकि ये थोड़ा ज्यादा क्लियर है। बट ब्रेकर ब्लॉक हमारा ये वाला है, ब्लैक कैंडल, ठीक है ना, क्योंकि इसने ही स्वीप करने से पहले यही लास्ट कैंडल थी जो कि हमारी सेलिंग के अंदर बनी थी बाइंग मूव से पहले ही। तो ये हमारा बन गया, ये कंसेक्टिव कैंडल हमारी बन गई ब्रेकर ब्लॉक। और ब्रेकर ब्लॉक के साथ जब हमारा मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ, तो ये जो बाइंग कैंडल थी ये सारी के सारी बन गई आपके ऑर्डर ब्लॉक। इस ब्रेकर ब्लॉक
ब्लॉक के सामने देखो, इस बिल्कुल ब्रेकर ब्लॉक के सामने देखो, यहाँ पर एक एफवीजी क्रिएट हो गई है। फर्स्ट कैंडल का लो, थर्ड कैंडल का हाई मिटिगेट नहीं आपस में, तो ये हमारा बन जाता है आईसीटी का यूनिकॉर्न मॉडल। अब हम इस पे ट्रेड करेंगे, यहाँ पे एसएल एंट्री करेंगे, एफवीजी के हाई के ऊपर स्टॉप लॉस डालेंगे और ड्रॉ लिक्विडिटी को टारगेट कर सकते हैं। ये हमारा 5 मिनट का टाइम फ्रेम था। और अगर ये यहाँ भी नहीं समझ आया तो अब हम अगली एग्जांपल पे देखेंगे, आपको वहां पे भी समझ आ जाएगा। फर्स्ट ट्रेड हमारी ये वाली थी, यूरो यूएसडी पर है हमारी ये वाली ट्रेड। नेक्स्ट जो हमारी ट्रेड है वो 4 आवर से हम 15 मिनट पे शिफ्ट करेंगे। एग्जांपल नंबर 2 है और गोल्ड का चार्ट है। मार्केट में ये एक एल्गोरिदमिक ऑर्डर ब्लॉक है। ये आप देखो, जैसे मैंने अभी पिछले बार में समझाया ना, मार्केट क्या कर रहा है, बाय जा रहा है। बाय जाने के बाद मार्केट जब उसी लेवल को ब्रेक करता है ना, ये मार्केट समझो बाय जा रहा था, फिर मार्केट ने एक सेल कैंडल बनाई। सेल कैंडल बनाने का जैसे मार्केट ने उसको ब्रेक किया तो मार्केट दोबारा ट्रेड होने के लिए इस पे आया। अब हो सकता है कि आपको लग रहा है ये तो पहले से मिटिगेट था, ये भी ठीक है, बट मार्केट मोस्ट ऑफ द टाइम बार भी पीडीआर पे टैप करती है, क्योंकि मार्केट को यहाँ से बाय जाना था। आप देख सकते हो मार्केट अच्छा खासा बाय चला गया। तो ये एक प्रॉपर ऑर्डर ब्लॉक है। मैं सिर्फ ऐसी हवा में बात नहीं कर रहा, ये ऑर्डर ब्लॉक था, तभी देखे मार्केट ने यहाँ से रिजेक्शन भी लिया और बाकायदा मार्केट ऊपर गई भी है। और आप देख सकते हो डाउन लिक्विडिटी सारी हिट कर रही है मार्केट। तो ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक था मार्केट में। इस ऑर्डर ब्लॉक को हम ट्रेड कैसे करेंगे, अभी ये 4 आवर का टाइम फ्रेम है, हम इसे 15 मिनट पे शिफ्ट करते हैं तब समझेंगे। ये वही सेम ऑर्डर ब्लॉक है। मार्केट यहाँ से ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद हमारा मेन मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट यहाँ पर होना था, बट मार्केट ने क्या किया, मार्केट ऊपर गया, एक लो क्रिएट किया, फिर एक और हाई क्रिएट कर दिया। अब मार्केट क्या कर रहा है, हायर हाई बना रहा है। हायर हाई बनाने के बाद मार्केट ने क्या किया, यहाँ से इस लो से स्टॉप हंट किए, इस लो से स्टॉप हंट किए, तो मार्केट ने एक लो बना दिया। फिर मार्केट ने क्या किया, बाय गया, दोबारा बाय जाने के बाद फिर स्टॉप हंट कर लिया। अब ना एक चीज को समझो, उसके बाद मार्केट दोबारा, अब ये क्या हो गया, मार्केट नीचे आया, बाय गया, फिर नीचे आया, फिर बाय गया। तो अब क्या हो रहा है, इस चीज को समझना। आपको ना ब्रेकर ब्लॉक यहाँ पे कंफर्म होगा बिल्कुल प्रॉपर तरीके से। आपने देखा कि यहाँ पर ना कंसेक्टिव 4 कैंडल्स है जो कि यहाँ पर हमें बाइंग मूव में दिख रही है। इनमें ना 1 2 3 के बाद ना एक ना सेलिंग कैंडल आ गई, ये वाली ब्लैक कैंडल। अगर ये ब्लैक कैंडल यहाँ पर ना आती तो ये पूरे की पूरे कंसेक्टिव ना कैंडल जो होती वो ब्रेकर ब्लॉक बनती। बट अब यहाँ पर ना एक ब्लैक कैंडल आ गई है। ये जो ब्लैक कैंडल अब आई है ना, इसके बाद जो बाइंग कैंडल बनी है, अब ये वो लास्ट बाइंग कैंडल है बिफोर द सेल मूव मार्केट में, जिसने स्टॉप हंट किया ना, जिस लैग ने स्टॉप हंट किया, तो उसके अंदर, उस लैग के अंदर जो पहले ही बाई कैंडल लास्ट में बनी थी ना, वो ये वाली थी। तो यही हमारा ब्रेकर ब्लॉक होगी इस बार मार्केट में। और इसी ब्रेकर ब्लॉक की इसी लैग के अंदर आप ये देख सकते हो यहाँ पर एफवीजी भी आ रही है। तो ये हमारा एक यूनिकॉर्न मॉडल है जिसे हम ट्रेड करते हैं। और यहाँ से लेके यहाँ तक मैंने स्टैंडर्ड डेविएशन मार्क किया। अब एक तो चीज ये थी, इससे जो अगली एग्जांपल होगी ना वो हम प्रॉपर ना, अभी तक तो मैं ना सिर्फ सिंपल समझा रहा हूँ कि कैसे ट्रेड होगा। नेक्स्ट जो मैंने एग्जांपल रखी है वो मैंने एडवांस मार्केट स्ट्रक्चर के साथ ही रखी है ताकि आपको समझे। अब प्रॉब्लम क्या है, अब प्रॉब्लम ये आ रहा है कि मार्केट ने क्या किया कर दिया है कि यहाँ से ना बार बार मार्केट अपना स्ट्रक्चर शिफ्ट कर रही है, ओवरऑल ट्रेंड भी सेल है। तो हमें कैसे समझ आएगा ये जो फेक है वो मार्केट स्ट्रक्चर फेक हो सकता है। एक तो हमें ये समझना चाहिए कि पहले यहाँ तो ऑर्डर ब्लॉक आ गया। दूसरी चीज क्या थी, मार्केट ने इस लो से जब लिक्विडिटी खा ली थी तो उसको क्या जरूरत थी मजीद यहाँ से आने के बाद इससे भी लिक्विडिटी खाता। उसका सिंपल रीजन था, आपको पता है ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम है और हम एक टाइम फ्रेम छोड़कर आए हैं, वो 1 आवर का। ये देखो, ये वो जो दूसरा लो है ना वो इस एफवीजी में ट्रेड होने के लिए आया था। इससे पहले मार्केट ने इस एफवीजी में ट्रेड नहीं हुआ था। तो ये एक हायर टाइम फ्रेम की एफवीजी बची हुई थी। आपको पता है कि हायर टाइम फ्रेम की अगर एफवीजी रह जाएगी तो मार्केट उसको ट्रेड करने आ जाता है। यही बड़ा रीजन था कि मार्केट इस एफवीजी में ट्रेड करने के लिए आया था। ये वाला जो लो अलग है, मार्केट ने जब इस एफवीजी में ट्रेड कर लिया तो ये एक प्रॉपर स्विंग लो बन जाता है। ऑलरेडी मार्केट 4 आवर के पीडीआर में भी आ गई, अब ये H1 की भी पीडीआर में आ गई और 15 मिनट के तो पीडीआर में ऑलरेडी थी। 4 आवर का पीडीआर मिल गया, 1 आवर का पीडीआर मिल गया और ये मिल गए दोनों 15 मिनट के पीडीआर। तो अब मार्केट में आपकी एक अच्छी बाइंग मिल सकती थी आपको। यहाँ पर आप यहाँ एफवीजी से भी ट्रेड ले सकते हो, ब्रेकर ब्लॉक से भी। अगर आपको लग रहा है मार्केट ब्रेकर ब्लॉक तक ही टैप करेगी और एफवीजी के मिस ना कर जाए तो आप इसको एफवीजी से भी ना लो, ब्रेकर ब्लॉक से ट्रेड ले लो, ये आपके ऊपर है, ठीक है। और एक ड्राउन लिक्विड तक आप इसे टारगेट कर सकते हो। और आपको ना अभी तक सारी चीजें समझ आई होंगी। ये लो क्यों बन गया, लो इस वजह से बन गया कि मार्केट में क्या था कि मार्केट अभी हाई टाइम फ्रेम के एफईजी में ट्रेड नहीं हुआ था। हो सकता है आज से पहले आपने सिर्फ ये मेरे मुंह से सुना ही हो कि मार्केट अपने सारे टाइम फ्रेम को जब तक सेट नहीं कर लेगी जब तक मार्केट ट्रेड नहीं होगा। अब ये देखो मार्केट में क्या हो रहा था कि मार्केट ने बाय गया, सेल आ गया, सेल आने के बाद मार्केट जब दोबारा बाय गया ना तो ये एक लास्ट सेलिंग कैंडल बनाई थी, मार्केट वापस उस सेलिंग कैंडल पे ट्रेड होने के लिए आया, देन बाय गया। इसका क्या
क्या मतलब था कि मार्केट की क्या आदत है कि मार्केट ना जब भी बाय जा रहा होगा और बाय जाने के बाद जब रिवर्स करेगा तो वो लास्ट सेलिंग कैंडल पे आएगा, एक ऐसी कैंडल जो इसी ट्रेंड के अंदर बनी होगी, उसे ही सपोर्ट लेकर ऊपर जाएगा, जिसे हम एल्गोरिदमिक ऑर्डर ब्लॉक भी बोलते हैं। और अगर ये चीज छोटे टाइम फ्रेम पर देखी जाएगी तो एक तरह का मिटिगेशन ब्लॉक बन जाएगी, सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस बिकम अ सपोर्ट। ये सिंपल सी चीज है। तो आज आपको ये चीज देखने के बाद समझ आई होगी कि मार्केट अपने हायर टाइम फ्रेम के पीडीए को लेने के लिए हर कीमत पे आता है, और जब तक मार्केट इनको ले नहीं लेता तब तक मार्केट एक बड़ा मूव नहीं देता, जो आपने देखा यहाँ पर दिया है। होप आपको ये ना सारी चीजें समझ आ रही होंगी। अब हम आ जाते हैं एग्जांपल नंबर 3 पर। ये एक बहुत बड़े चार्ट की एग्जांपल है। ये आप देख सकते हो 1 डे का टाइम फ्रेम है और यहाँ पर मार्केट एक ब्रेकर ब्लॉक में ट्रेड हुई है। अब ये ट्रेड का ये ना ये वाला, ये आप देख सकते हो अक्टूबर 2024 के टाइम पर है। आप बेसिक चार्ट पे जाके देख भी लेना है, पीछे मिल जाएगा आपको। ब्रेकर ब्लॉक पे ट्रेड हो रही है मार्केट, मतलब अब मैं ब्रेकर ब्लॉक पे ही मार्केट अपना स्ट्रक्चर शिफ्ट कर रही है, और छोटे टाइम फ्रेम पे भी मैं ब्रेकर ब्लॉक प्लस यूनिकॉर्न मॉडल को ही ट्रेड करूंगा। तो हम इसे देखते हैं कि मार्केट ट्रेड किस तरह से होगी। इस स्विंग आई से भी लिक्विडिटी खाली है, इस स्विंग आई से भी, और पीछे भी कई एक स्विंग आई तो उससे भी लिक्विडिटी खाई, साथ ही मार्केट अपने ब्रेकर ब्लॉक पे भी एंटर हो रही है। तो एक बहुत हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप है। मार्केट ने 3 स्विंग आई से लिक्विडिटी खाई है और एक पीडी अरे हायर टाइम फ्रेम के पीडी अरे में भी मार्केट टैप कर गई है। तो हम इसे बोलेंगे कि ये काफी ज्यादा अच्छा सेटअप हो सकता है, या इसे हम बोल सकते हैं हाई प्रोबेबिलिटी एंट्री सेटअप। अब इस एंट्री सेटअप को ना मैं आपको ऐसे नहीं बना के दिखाऊंगा, बल्कि प्रॉपर एडवांस मार्केट स्ट्रक्चर के हवाले से ही बना के दिखाऊंगा। आप ये देख सकते हो ये 1 आवर का टाइम फ्रेम 1 डे से शिफ्ट किया है। ये वही ब्रेकर ब्लॉक है, ये वाला, ये 1 आवर पे इस तरह से दिख रहा है। तो ये वो सेम ब्रेकर ब्लॉक है। मार्केट नीचे आया है, वो नीचे आने के बाद मार्केट ने अपना स्ट्रक्चर शिफ्ट नहीं किया, वो स्ट्रक्चर शिफ्ट यहाँ मार्केट दोबारा ऊपर गया, एक लो यहाँ पे बना दिया, फिर वो दोबारा ऊपर गया। मार्केट ने यहाँ पे क्या किया, स्टॉप अंट किया, दोबारा क्लोजिंग फिर नीचे दे दी। देन मार्केट नीचे आया, स्ट्रक्चर शिफ्ट नहीं कर पाया, देन मार्केट दोबारा ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद मजीद स्टॉप अंट किए, स्टॉप अंट कर लिए। उसके बाद जब मार्केट ने अपना स्ट्रक्चर शिफ्ट किया ना, तो ये बन गया हमारा मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। एक चीज ये, दूसरी चीज ये कि इस पूरी लैग में जिसने इसको स्विंग को हंट किया, इस पूरी लैग में जिसने स्विंग को हंट किया, तो ये एक ब्लैक कैंडल थी जिसे हम ब्रेकर ब्लॉक बोलते हैं। बट ये क्यों नहीं है ब्रेकर ब्लॉक, क्योंकि ये एक साइडवेज कैंडल है। ये देख सकते हो पिछली कैंडल के लो के अंदर आ गई। तो अब क्या है, इस लैग के अंदर हमारे पास ये लास्ट बाइंग कैंडल थे। अब क्योंकि कंसेक्टिव आ गई है तो हमें कंसेक्टिव कैंडल को ही ब्रेकर ब्लॉक के तौर पे इस्तेमाल करना पड़ेगा। जैसे हमने बिल्कुल फर्स्ट चार्ट के ऊपर सीखा था कि वहां पे 2 बुलिश कैंडल थी, तो हमने उसे पूरी को ब्रेकर ब्लॉक दिया था। अब यहाँ कंसेक्टिव 4 कैंडल आ गई हैं इकट्ठी। अगर इनमें एक भी बाय की कैंडल आ जाती तो फिर ये 2 कैंडल मैं लेता। अगर इन 2 के बाद अगर कोई बाय कैंडल आ जाती, ये चारों कैंडल तो मेरा ब्रेकर ब्लॉक है। ब्रेकर ब्लॉक के बिल्कुल सामने एफवीजीए लाइन है। एफवीजीए लाइन होने के बाद एक तो एंट्री में यहाँ से वैसे भी डायरेक्ट करूंगा तो भी मेरी एंट्री हो गई, ऊपर स्टॉप लॉस डाल दूं। बट मैंने सोचा कि अभी तक ना मैंने मस्का लगा दिया जो मैंने लगाना था, कि आपको सिर्फ ना एक सिंपल एंट्री सेटअप करके दिखा दिया ICT का। बट मैं ये चाह रहा था कि मुझे अगर इसको ट्रेड भी करना है ना, थोड़ा सा तरीके से करता हूँ ट्रेड। बेसिकली ICT यूनिकॉर्न मॉडल है। तो मैंने क्या किया, चीज को ना प्रॉपर बनाया। मार्केट का वही हायर टाइम फ्रेम के 1 आवर का चार्ट है, ये वही ब्रेकर ब्लॉक, ये दोनों स्टॉप एंड टू है। जब मार्केट ने अपने यहाँ से स्ट्रक्चर शिफ्ट किया है ना, शिफ्ट करने के बाद क्या हो रहा है कि एक तो हम एंट्री यहीं से कर रहे हैं और एंट्री नीचे डाल दे रहे हैं। देन अगर मैं इसको प्रॉपर स्ट्रक्चर के हिसाब से ट्रेड करूंगा तो कैसे करूंगा, ये समझते हैं। सिंपल सी बात, आपको पता है ये जब मार्केट ब्रेकर ब्लॉक में टायर्ड हो गई और जब इसने मुकम्मल हाई क्रिएट करके स्ट्रक्चर शिफ्ट कर दिया, और यहाँ पे भी एक शॉर्ट टर्म आई और ये शॉर्ट टर्म आई बन के इस लॉन्ग टर्म हाई के, तो ये तो हमारा लॉन्ग टर्म हाई कंफर्म हो गया। अब जब मार्केट क्या कर रहा है, नीचे आने के बाद इसी शॉर्ट टर्म हाई को उड़ा रहा है, तो ये हमारा बन गया इंटरमीडिएट टर्म हाई। बट ये जो इंटरमीडिएट टर्म हाई है ना, वो अभी प्रॉपर नहीं है, ठीक है, लेकिन हमने यहाँ पर एंट्री के डालने के लिए हिसाब से ले लिया। बट क्या हो रहा है कि मार्केट ने नीचे तो आया ही नहीं है। नीचे आने के बाद अगर ये पहले लो तोड़ता तब ये प्रॉपर शॉर्ट टर्म हाई होता। अब तो ये खुद ही शॉर्ट टर्म हाई है। मार्केट ने क्या किया, ये भी शॉर्ट टर्म हाई था, ये भी शॉर्ट टर्म हाई था, और जब मार्केट ने यहाँ शॉर्ट टर्म हाई क्रिएट कर दिया तो ये अपने आप इंटरमीडिएट टर्म हाई बन गया। क्यों? क्योंकि शॉर्ट टर्म हाई और शॉर्ट टर्म हाई और बीच में जो स्विंग हाई रहेगा, या कह लो जो बीच में शॉर्ट टर्म हाई रहेगा, वो इंटरमीडिएट टर्म हाई कहलाएगा। और एक शॉर्ट टर्म हाई ये भी है, बट ये थोड़ा क्लियर है, इस वजह से हम इसको लेंगे। तो मार्केट में क्या हो रहा है कि अब हम क्या कर रहे हैं, एक शॉर्ट टर्म हाई ये भी था, एक शॉर्ट टर्म हाई ये भी था, एक शॉर्ट टर्म हाई ये भी था। मैं मार्केट में इसके उड़ने पे भी ट्रेड कर सकता था, बट मैं इससे क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे बड़े ऑर्डर ब्लॉक भी आ रहा है। ये जो आप देख सकते हो कैंडल्स आ रही हैं, उसके साथ ही साथ ये पे ना अगर मैं ट्रेड करूंगा ना, एक ये स्विंग लो, एक ये एफईजी, आप एंटर करना चाहो यहाँ से भी करो, तब भी आपका इंटरमीडिएट टर्म हाई के ऊपर स्टॉप लॉस जाएगा। जब आप इस शॉर्ट टर्म हाई से ट्रेड कर रहे हो ना, तो ये आपके पास एफईजी है, प्लस यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक भी है। ब्रेकर ब्लॉक नहीं बन सकता, उसका रीजन ये है कि मार्केट में यहाँ पर ये कंसेक्टिव एक बड़ी कैंडल है, ये उसके अंदर ही कैंडल है, ऑलमोस्ट ही काफी सारी कैंडल है ना इसके अंदर ही आ गई है। मेन कैंडल ये वाली ब्लैक कैंडल है। तो ये जो आप देख रहे हो ना, ये कैंडल, ये आपका एक तरह का ना प्रॉपर ऑर्डर ब्लॉक है, और ये 2 कंसेक्टिव कैंडल ऑर्डर ब्रेकर ब्लॉक है। आप ये देखोगे यहाँ पर गौर करो,
ये ऐसा लगाओ कि मार्केट नीचे आया, हाई बनाया, फिर मार्केट नीचे आया, फिर हाई बनाया, जैसे इनने इसको उड़ाया ना, तो ये तो बन गया ऑर्डर ब्लॉक। तो ये जो दो कंसेक्यूटिव कैंडल थी, ये थी ब्रेकर ब्लॉक। लिक्विडिटी खाने से पहले ही, इस स्विंग हाई से लिक्विडिटी खाने से पहले यही तो दो मुखालिफ कैंडल्स बनी थी। तो ये जब ब्रेकर ब्लॉक थी, तो आप यहाँ पे बेशक ड्रा करके देख लो, कोई भी कैंडल बॉडी के ऊपर क्लोज नहीं कर रहा, रिजेक्शन ले रहा है। पहले भी रिजेक्शन लेके गया, फिर रिजेक्शन लेके गया, फिर ये एफवीजी छोड़ के गया था, इसके रिजेक्शन लेके तो मैंने शॉर्ट टर्म हाई पे एंट्री की है। शॉर्ट टर्म हाई उड़ने पे आपको पता है एंट्री करनी होती है, और इंटरमीडिएट टर्म हाई के ऊपर स्टॉप लॉस डाला है, और सिंपल राउंड लिक्विडिटी को टारगेट किया है। होप आपको ना ये सारी चीजें ना समझ आई होंगी। अगर ये नहीं भी समझ आया तो आप इसकी तस्वीरें ले लिया करो, और मैं कोशिश करूंगा नेक्स्ट टाइम से ना, जो भी मैं चार्ट्स वगैरह तैयार करता हूँ ना, इनको ना पर वीडियो वाइज ना अब से ना मैं टेलीग्राम पे डालना शुरू कर दूंगा, ताकि अगर आपको कंफ्यूजन वगैरह हो भी तो आप वहां से देखो, खुद सीखो यार। मैं मतलब आपको क्या सिखा सकता हूँ। अगर आपके देखो सिंपल है, अगर आपके पॉइंट्स क्लियर रहते हैं ना, ये चीजें आपके लिए आसान है। बट इतने बुरे स्ट्रक्चर में ना ये एंट्री आसान नहीं है, ठीक है। मैं आपको वो नहीं करूंगा कि यार ये कोई आसान सी एंट्री है, बल्कि आप ना इजीली कंफ्यूज हो सकते हो अगर आप बिगिनर हो तो। बट आपको ना कॉन्सेप्ट अगर क्लियर तो सिंपल है। शॉर्ट टर्म आई यहाँ पर भी है, शॉर्ट टर्म आई यहाँ पर भी, शॉर्ट टर्म आई यहाँ पर भी, शॉर्ट टर्म आई यहाँ पर भी, ये वाला तो ये तो हाई टाइम फ्रेम के पीडीआर में ट्रेड हो गया, और दोनों साइड पे शॉर्ट टर्म आई ले लिया, तो ये तो खुद बात खुद लॉन्ग टर्म आई बन गया। और जिसने शॉर्ट टर्म आई को उड़ाया, शॉर्ट टर्म आई को उड़ाने के बाद उसके दोनों साइडों पे भी शॉर्ट टर्म आई बन गया, तो वो बन गया इंटरमीडिएट टर्म आई, सिंपल सा। अब हमें ट्रेड कब करना है? जब भी मार्केट शॉर्ट टर्म हाई उड़ा रहा था, तो हम इस शॉर्ट टर्म हाई के उड़ने पे इस एफवीजी प्लस ब्रेकर ब्लॉक प्लस ऑर्डर ब्लॉक से ट्रेड कर सकते थे। हमने अगर यहाँ से नहीं की तो मैंने यहाँ पे लगाया हुआ है, तो आप यहाँ से भी कर सकते हो, यहाँ से भी कर सकते हैं। स्टॉप लॉस कहाँ डालना ये मैटर कर रहा है। स्टॉप लॉस आपको पता है इंटरमीडिएट टर्म हाई के ऊपर जाएगा। अगर आप शॉर्ट टर्म हाई के ऊपर डालोगे, इस शॉर्ट टर्म हाई से एंट्री करते और इससे ऊपर डाल देते ना शॉर्ट टर्म हाई के, तो प्रॉब्लम क्या रहता कि आपको ना स्टॉप लॉस हिट हो सकता था। क्यों? क्योंकि ये सेफ नहीं होता शॉर्ट टर्म हाई। आपको इंटरमीडिएट टर्म हाई के ऊपर स्टॉप लॉस डालना है। सेम इसी तरह इंटरमीडिएट टर्म लो के नीचे स्टॉप लॉस डालना था जब आप बाय कर रहे होते हो। आई होप आपको ना ये सारी चीजें समझ आ रही होंगी। मैं पहले बैच लेके आया था और तकरीबन 25-30 बंदे थे जो कि कह रहे थे मैंने ज्वाइन करना, पर मुझे नहीं पता वो कहाँ है। तो मैंने एक ना तरीका कार अपनाया कि मैं ना कोशिश ये कर रहा हूँ कि आपको ना 1-to-1 मेंटोरशिप देता हूँ, जिसमें ना फीस आपकी रहेगी $200। 4 से 5 मंथ का ना ये बैच चलने वाला है, और वो ना 1-to-1 होगा। मतलब हर बंदा अपना बैच जब वो चाहे, जब उसके पास पैसे हो तब ज्वाइन करे। अब ना मेरी एक चीज सुनना, मेरा ना शुरू से ही ना काम करने का एक असूल है। वो क्या है कि मैं ना अपनी प्राइस कम नहीं करता। मुझे मेरी चीज का पता है मैं क्या कर रहा हूँ। कुछ लोग कहते हैं कि भाई मुझे $10 में दे दे या $20 में दे दे। $10-20 का कोई मतलब नहीं होता। मुझे पता है मेरी चीज की क्या प्राइस है। मैंने बहुत सारा कुछ सिखाना है। ऑलमोस्ट 70-100 लेक्चर्स होंगे, वो मैं 10-20 डॉलर में तब दे देता अगर वो रिकॉर्डेड पड़े होते, बल्कि मैं फ्री में डाल देता। यकीन करो, अगर मेरे पास रिकॉर्ड होते ना, मैं वो आपको फ्री में दे देता। बट आपको पता है ये लाइव होगी, हर एक बंदे की बात का जवाब देना और एक एक बंदे को सेपरेटली प्रॉपर टाइम देना, ये बहुत ज्यादा मेरे लिए भी मुश्किल है, और आपको पता है आपके लिए भी मुश्किल है टाइम के साथ आना। मैं ये चाह रहा हूँ कि जब मैं किसी बंदे को सिखा रहा हूँ वही मेरी बात सुने, मैं उसी की बात का जवाब दूं, और वो बैच तब तक खत्म नहीं होगा जब तक कि आपको तसल्ली ना हो जाए कि हाँ भाई अब मुझे चीजों की समझ आने लगी है। आप अपना सवाल बार बार पूछ सकते हो, मैं आपको बार बार जवाब दे दूंगा, वो मेरे लिए कोई मसला नहीं है। बट मैं ये चाह रहा हूँ कि आप ना चीजों को सीखो, और जो मैं कीमत रखी है वो मुझे पता है इंडिया और पाकिस्तान के हिसाब से बहुत ज्यादा है, और मेरी जो मेंटोरशिप है, क्योंकि मुझे इंग्लिश नहीं आती प्रॉपर, वो उर्दू और हिंदी में ही है, तो ऐसे लोगों को ये चीजें बेचना काफी ज्यादा मुश्किल होती है। उनके लिए प्राइस अफोर्ड करना मुझे पता है काफी ज्यादा मुश्किल है। और उसके साथ साथ ही ना जो ट्रेडर हैं वो ऑलमोस्ट जैनजी है। मैं खुद भी जैनजी हूँ, मेरी उम्र अभी 23 साल है, और ना उनके पास ना इतने पैसे होते नहीं है। सिंपल बात है कि या तो वो पढ़ रहे होते हैं, और अगर पढ़ नहीं रहे होते तो बेचारे नौकरी ढूंढ रहे होते हैं मुल्क के अंदर। ऐसे तो आप अमेरिका भी चले जाओ, बेरोजगारी सभी जगह पे होगी, बट अभी क्या है कि पाकिस्तान में ना बेरोजगारी काफी ज्यादा है, और इंडिया में भी। इंडिया में फिर भी अल्लाह का शुक्र है वसाइल है, वो कोशिश कर रहे हैं, हर मुल्क कोशिश करता है, ये बात नहीं है, मैं किसी मुल्क को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, बट ये कि फिर भी ना इंडिया में थोड़ी सी ज्यादा अपॉर्चुनिटीज है, और उनके जो लोग हैं वो बाहर जाते हैं तो अपने मुल्क में ना काफी ज्यादा तरक्की करते हैं। मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि इंडिया को ना तरक्की देने वाले वो लोग नहीं है जो मुल्क में बैठे हैं, बल्कि वो लोग हैं जिनके पास पहले वसाइल नहीं थे, उन्होंने पढ़ना चाहा तो उन्हें वो चीज अपने मुल्क में मैसर नहीं आई, फिर अल्लाह ताला ने उन्हें कामयाब किया, वो बाहर जाके जब पढ़े हैं तो उन्हें उस चीज का अंदाजा था कि यार हम एक ऐसे सिटी से निकल के गए हैं, ऐसी कंट्री से निकल के गए हैं, हमें हमारे माँ बाप से दूर रहना पड़ा, हमारे अपने रिश्तेदारों जिनसे हम मोहब्बत करते हैं हम उनसे दूर रहे हैं पढ़ने के लिए, तो हम क्यों ना अपने मुल्क के अंदर ही वो चीज लेकर आए ताकि उन्हें बाहर जाना ना पड़े। हर मुल्क का बाशिंदा ऐसे ही सोचता है, और मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया के ना लोगों ने बड़ी मेहनत की है, तो वो ना बाहर जब जाके पढ़े हैं ना, तो अल्लाह ताला ने उनको काफी ज्यादा कामयाबी जैसे दी, और फिर वो ना अच्छे ओहदों पर बैठे हैं। गूगल के इस वक्त जो करंट सीईओ है वो सुंदर पिचाई है, इंडिया से ताल्लुक है उनका। इसी तरह अल्फाबेट के जो सीईओ
सीईओ हैं। इस तरह ना और भी काफ़ी बड़ी कंपनीज़ मैंने देखी हैं, उनके ना बड़ी-बड़ी जिनकी जो कंपनीज़ अगर हमारी कंट्री में मौजूद हों, उनकी ब्रांचेज़ मौजूद हो तो हमें अच्छे वसाइल मिल सकते हैं। तो वो वहाँ पे ना अच्छे ओहदों पर हैं, तो उन्होंने अच्छी कोशिश की है अपने मुल्क को बनाने के लिए और वहाँ पर वो चीज़ें ले आए हैं। बट पाकिस्तान में ऐसा नहीं है ख़ास। तो मुझे पता है कि लोगों के पास इतने पैसे नहीं होते हैं आपके पास कि ये चीज़ अफ़ोर्ड की जाए। तो मैं ना इसके अंदर ना मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं आपको सही बता रहा हूँ। इसका ना मैं ना आपको ना एक आज ना प्रॉपर हल देता हूँ। सॉल्यूशन मेरे पास एक ही है। मैं ना आपको फ्री में नहीं सिखा सकता इस तरह से कि आपको मैं एक-एक बंदे को सेपरेट लेक्चर दूँ या बैच दूँ। मैं ना आपको फ्री में ही सिखा देता हूँ। बट आपको टाइम देना पड़ेगा। मैं यूट्यूब पे ना ये सारी चीज़ें फ्री में डालता चला जाऊँगा आहिस्ता-आहिस्ता करके। जैसे अब हर हफ्ते एक वीडियो आती है ना, इस तरह एक-एक वीडियो आती चली जाएगी। वो 100, 150, 200, 400 जितने लेक्चर होंगे, जितना मैंने एडवांस सीख लिया होगा, तो मैं यूट्यूब पे जो भी वीडियो डालता हूँ ना, उसमें ना एक चीज़ याद रखना कि मैं ना अगर आपको सिखा रहा हूँगा ना, उसमें सिर्फ इतना ही फ़र्क होगा कि अगर आपको कोई चीज़ अभी नहीं समझ आई, तो आप मुझसे मौके भी पूछ सकते हो कि भाई मुझे ये चीज़ समझ नहीं आई, जैसे मुस्ताद से पूछ लेते हैं। उसके अलावा वहाँ पर मैं आपको कोई ऐसी एडवांस चीज़ नहीं सिखा दूँगा, जो कि आपको चुटकियों में प्रॉफिटेबल बना देगी। आपके पास बस एक मेंटोर होगा, आप गलत ट्रेड लेने से बच जाओगे। वीडियोज़ यही होंगी, बट ये मैं आपको लाइव सिखा रहा हूँगा। आप अपना सवाल पूछ सकते हो, अगर कोई चीज़ समझ नहीं है, या आप वो पूछ सकते हो। अगर आपके पास ये पैसे नहीं है, मैं तो आपको कहता हूँ $1 भी ना दो मुझे। आप एक काम करो, आप ना यूट्यूब पे बस मेरे साथ जुड़े रहो। आपको ना हर हफ्ते एक-एक लेक्चर इसी तरह आता रहेगा। आप बस मुझे बताते रहो मुझे कौन-कौन सी वीडियो अपलोड करने चाहिए। कुछ मैं अपनी समझ से भी करूँगा, कुछ यूट्यूब भी जो हमें ना सजेस्ट करता है आपकी ऑडियंस ये टॉपिक देखना पसंद करेगी, तो हम वो करते हैं। और अभी तक मैंने जो यूट्यूब की सजेशन पे एक ही वीडियो डाली है, वो थी आईसीटी कंप्लीट कोर्स के ऊपर, जो अब इससे पहले क्वार्टरली छुट्टी डाली है, इससे पहले वही डाली थी जो आपने देखा मास्टरिंग आईसीटी। वो यूट्यूब ने सजेस्ट किया था मुझे। ऑलमोस्ट इस वक्त 3200 व्यूज हैं और मेरे चैनल की मोस्ट एंगेजमेंट और मोस्ट पॉपुलर वीडियो बन गई है। यूट्यूब की सजेशन पे भी वीडियो बनाते हैं, आप लोगों की सजेशन पे वीडियो बनाते हैं। मैं अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं बनाता। जो आप लोग कहते हो या यूट्यूब मुझे कह रहा होता है, यूट्यूब कैसे कहता है? यूट्यूब आपका ना, आप जो सर्च करते फिर रहे होते हो ना, तो यूट्यूब को पता लग जाता है यार ये जैसे जेनजी ट्रेड्स की ऑडियंस है, तो ये देखना पसंद कर रही है, तो वो हमें वही सजेस्ट कर देता है कि आपने इस पे वीडियो बनाओगे ना, तो आपकी जो ऑडियंस है ना वो देखेगी। आप तो एक-एक बंदा कमेंट कर रहे होते हैं ना, यूट्यूब ओवरऑल एवरेज निकालती है जितने भी मेरे जो व्यूवर्स हैं वो क्या देख रहे हैं, तो उसके हिसाब से सजेशन हमें देती है। बट क्या रहता है कि हमें हर एक टॉपिक पे ना वीडियो बना नहीं सकते। अब आपने वीडियोस कभी मेरी खोलोगे ना, तो कभी पोस्ट खोलोगे तो आप देखोगे कि लोग ना अलग-अलग मैसेज कर रहे होते हैं। कोई कह रहा होता है, कोई तो ये कह रहा होता है जिस पे मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई है तो दोबारा बना दे। दोबारा मैं बना तो दूंगा, बट मतलब पहले क्या है कि मैं वो टॉपिक खत्म करना चाहता हूँ जो मैंने अभी तक नहीं बनाया। जैसे अगर मुझे कोई कह रहा है ना इपड़ा पर वीडियो बनाओ, तो मुझे समझ आती है कि हाँ यार मुझे इपड़ा पे वीडियो बनानी चाहिए। कोई कह रहा है मुझे पावर ऑफ 3 पे बनाओ, तो मुझे आती है समझ। लेकिन अगर यहीं पे कोई मुझे आके या ये कह देंगे ना क्वार्टरली थ्योरी पे वीडियो बनाओ, तो मुझे ऐसा लगता है जब एक वीडियो मैंने पहले बना दी है, मैं ना जब भी कोई वीडियो बनाता हूँ ना, तो उसमें कोई कमी नहीं छोड़ता अपनी तरफ से। ऐसा नहीं है कि मैं उसमें कोई कमी छोड़ाऊंगा, दूसरी वीडियो में उसको कवर करूंगा। जब भी मैंने कोई कमी छोड़ी होती है ना, तो मैं उसकी पूरी सीरीज बना देता हूँ। और मैंने सिर्फ एडवांस मार्केट स्ट्रक्चर में कमी छोड़ी थी, तो उसकी पूरी सीरीज ही खत्म की है मैंने, फिर ही दूसरी वीडियोस पे गया हूँ। आई होप मेरी बातें ना आपको समझ आ रही होंगी। आप हमें इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फॉलो कर सकते हो। मेंटोरशिप 1-to-1 लेना चाहो तो आप ज्वाइन कर सकते हो। $200 ही फीस रहेगी, मैं इसमें कमी नहीं करूंगा, ठीक है ना। बट मैं इस बात से आपसे वादा करता हूँ कि मैं आपको ट्रेडर लाजमी बना दूंगा और प्रॉफिटेबल, क्योंकि मेरा मेन फोकस रहेगा। मुझे पता है आपको ना आता सारा कुछ है, आपको ना बस साइकोलॉजी मजबूत करनी पड़ेगी आपकी। और अगर आप बिगिनर हो तो फिर जाहिर है सिखाऊंगा तो फिर हूँ, लेकिन अगर आप बिगिनर नहीं हो ना, आपको आता सारा कुछ है, तो आप मेरे साथ ना एक तरह का ना साइकोलॉजी का क्या होता है, साइकोलॉजी कैसे मजबूत होती है, हमने भी चीज पहले हम सीखा करते थे, हमें पता है ना, आइडिया रहता है। आप अपनी को खुद ट्रेड करोगे ना, आपको इतनी तसल्ली नहीं होती। अगर आपका मेंटोर आपको ट्रेड देगा ना, तो आपको तसल्ली रहेगी कि यार ये मेरे मेंटोर ने ट्रेड दिया तो मैं इसको फॉलो करता हूँ, और आप उस ट्रेड को काटोगे नहीं लॉस या प्रॉफिट होने तक। तो आपकी साइकोलॉजी इस तरह से चेंज होने वाली है। अगर आप अपने ऊपर नहीं भरोसा करोगे तो किसी और पे भरोसा करना पड़ेगा। अब क्योंकि आप अपने आप पे तो कर नहीं रहे, तो हमारे ऊपर भरोसा करो, हम आपको गाइड करेंगे। आप जो भी हमें दिखाओगे हम उसके हिसाब से आपके एनालिसिस देखेंगे। अगर वो ठीक होगी तो आपको कह देंगे हाँ ये ठीक है, तो आपको सारी समझ आ जाएगी। अगर वीडियो पसंद आई, वीडियो को जरूर लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, नोटिफिकेशन बेल को लाजमी ऑन कर लेना। कमेंट में जरूर बताना वीडियो कैसा लगा, शेयर करना अपने फैमिली एंड फ्रेंड के साथ, वो लोग जो कि ट्रेडिंग करते हैं। आई होप आप सारी चीजें समझ गए होंगे। पेड मेंटोरशिप जो है ना वो लाजमी नहीं है। मैं
हर वीडियो में कहता हूँ, आप ना बस सीखो, सिंपल बात है। अगर आपके पास पैसे नहीं है ना, तो आपको किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। ये चैनल किस लिए बनाया है? इसीलिए तो बनाया है ताकि आपके पास अगर पैसे नहीं है तो आप ये चीज़ सीख लो। मुझे आप $10-20 भी ना दो, बट मुझे ये कि तंग ना करो। वीडियो आती रहेंगी, मैं आपके कहने पे वीडियो बनाता हूँ सारी की सारी। आप ये देखो, अभी तक मैंने कितनी वीडियो डाल दी है, 22 वीडियो डाली है। सिर्फ यूट्यूब के कहने पे एक वीडियो डाली है, बाकी 21 के 21 वीडियोस जो है ना, वो मैंने आपके कहने पे डाली हुई है। शुरू की 4 चलो निकाल दो, उसके अलावा मैंने जो मुझे लोग कहते हैं ना, मैं उसी पे वीडियो बनाता हूँ। तो आप बस मुझे बता दिया करो, मैं कोशिश करता हूँ कि आपको कमेंट में कह दूंगा इंशाल्लाह सून वीडियो जल्दी आ जाएगी। बट वो मुझे पता होता है वो वीडियो अब पता नहीं कब आएगी। बट ये है कि मेरी कोशिश है, मैं सारी वीडियोस ले आऊंगा। अगर आपके पास पैसे नहीं है, आपको किसी को भी देने की जरूरत नहीं है पैसे, आप फ्री में सीख लेना मेरे चैनल से। बाकी सब कुछ आप पे है। मुझे अब दे इजाजत, मिलता है इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। सो गुड बाय, अल्लाह हाफिज।